कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बिल्किस बानो केस के बारे में, क्योंकि ये रिसेंटली बहुत न्यूज़ में है और इसके ऊपर काफ़ी विवाद भी हो रहे हैं, काफ़ी चर्चा भी चल रही है। तो आज हम पढ़ेंगे कि बिल्किस बानो केस क्या है, इसमें क्या हुआ था, किस बिना पर जो मुलजिम थे उन्हें सज़ा दी गई थी, किस आधार पे उन्हें रिलीज़ किया गया है, एंड क्यों जो विरोधी पार्टियां हैं वो इसका अपोज कर रही हैं, क्यों कई जो बड़े बड़े संगठन हैं वो इसका अपोज कर रहे हैं। सो इन सब चीज़ों को हम यहाँ पर समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है बिल्किस बानो। तो जैसा कि हम सबको पता है कि जब 2002 में गुजरात में गोधरा में ट्रेन जला दी गई थी, कई लोगों को जिंदा जला दिया गया था। उस समय पर गुजरात में दंगे भड़क गए थे और उन्हीं दंगों की आग में सिर्फ एक धर्म या एक जाति के नहीं, हर धर्म हर जाति के जो लोग थे वो झुलसे थे। और उनमें से एक थी बिल्किस बानो। इनका उस समय पर गैंग रेप किया गया था और इनके जो गैंग रेप में मुलजिम पाए गए थे लोग, उन लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। तो रिसेंटली इस वीक में जो लास्ट वीक था उसमें उन लोगों को रिलीज़ कर दिया गया रेमिशन पॉलिसी के अंतर्गत। तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं कि रेमिशन पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट ने किस बेसिस पे एक रेमिशन पॉलिसी के किस मापदंड पे उन लोगों को रिलीज़ किया है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले इस केस के बारे में हम जान लें कि जो गुजरात गवर्नमेंट है उन्होंने सोमवार को 11 जो कन्विक्ट थे बिल्किस बानो गैंग रेप और मर्डर केस में 2002 गुजरात राइट्स के टाइम पर, उन कन्विक्ट्स जो थे सारे जो थे आजीवन कारावास की उन्हें सज़ा मिली थी और उनको रिलीज़ कर दिया गया स्टेट गवर्नमेंट के पैनल के द्वारा। जो उनकी रेमिशन ऑफ सेंटेंस, मतलब जो उनकी सज़ा को कम करने की जो उनकी एक अपील थी, उसे मानकर उन सभी लोगों को रिहा कर दिया गया है। ये जो कन्विक्ट्स थे ये लाइफ सेंटेंस से सर्व कर रहे थे और इनको रेमिशन दिया गया है। और इनको जो रेमिशन दिया गया है आफ्टर दे सर्व्ड अ मिनिमम ऑफ 14 ईयर्स, इन्होंने मिनिमम 14 सालों की जो सज़ा है अपनी वो कंप्लीट कर ली है। ये एक रेमिशन का बेसिस होता है कि अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट किसी को दिया जाता है तो उन्हें मिनिमम 14 ईयर्स जो रहता है सेंटेंस का वो सर्व करना पड़ता है। एंड आफ्टर डेट दे आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द रेमिशन। उसके बाद ही वो जो होता है मतलब माफ़ी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रेमिशन मीन्स रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर। रेमिशन का मतलब होता है कि जो सेंटेंस जो आपको सजा दी गई है उसकी जो अवधि है उसे कम कर दिया जाता है, उसका जो कैरेक्टर होता है उसे चेंज नहीं किया जाता है। ठीक है। फॉर इंस्टेंस इट वुड बी रेमिशन इफ अ सेंटेंस ऑफ 3 ईयर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट इज कट शॉर्ट टू 1 ईयर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट। तो रेमिशन का मतलब ये होगा कि अगर आपको किसी को 3 वर्ष का कठोर कारावास, मतलब कठोर कारावास की सजा दी गई है, तो उसे 1 साल का कठोर कारावास कर दिया जाए, डेट इज कॉल्ड रेमिशन। उसको कहा जाता है रेमिशन, कि आपकी जो सजा की अवधि है उसे कम कर दिया जाए। ठीक है। अब ये जो आप फोटो में देख सकते हैं कि किस तरीके से इसी चीज़ पर ज़्यादा विवाद हुआ कि जब ये कन्विक्ट्स जो थे ये जेल से रिहा हुए तो उन लोगों को हार फूल पहनाए गए, मिठाई बांटी गई, उनके पैर छुए गए। तो उस चीज़ को लेकर जो अपोजिशन पार्टीज़ थी, आप कह सकते हैं जो विमेंस कमीशन थे, महिला आयोग थे, और जो भी लोग जो भी ह्यूमन राइट्स को लेके बात करते हैं वे सभी लोग आगे आए और उन लोगों ने कहा कि इस तरीके का जो महिमा मंडन इनका किया जा रहा है, चूँकि ठीक है उन्होंने 14 साल का सेंटेंस सर्व किया है, उन्होंने अपने जो उन्होंने गलती की थी उसकी सज़ा भुगती है, बट इस तरीके से किसी आरोपी का महिमा मंडन करना बाहर आने पर यह हमारी सोसाइटी को क्या संदेश देगा। तो इसको लेकर जो बहस चल रही है, इसको लेकर जो अपोजिशन है वो गवर्नमेंट पे सवाल खड़े कर रहा है, रेमिशन पॉलिसी पे सवाल खड़े कर रहा है, और यही सब चीज़ें बहुत दिनों से मीडिया में चलती आ रही है, मतलब बात चलती जा रही है। तो इस रेमिशन पॉलिसी को अच्छे से हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो देख सकते हैं आप ये जो कन्विक्ट्स हैं इन लोगों को मिठाई खिलाई जा रही है, इनके पैर छुए जा रहे हैं, इस तरीके से हार फूल मालाओं के साथ इनका स्वागत किया गया। तो एज सुन एज द कन्विक्ट्स इन द बिल्किस बानो केस वर रिलीज, विजुअल्स इमर्ज्ड ऑफ रिलेटिव्स ग्रीटिंग देम विद स्वीट्स एंड चरण स्पर्श। अब रिलेटिव्स को तो खैर अच्छा लगेगा ही लगेगा, बट स्टिल इस तरीके का जो महिमा मंडन था वो कई लोगों को भाया नहीं। तो बिल्किस बानो जो थी इनको गैंग रेप किया गया था प्रोसिक्यूशन के अनुसार, और इनके जो परिवार के 14 मेंबर्स थे उनमें से उनकी ऐसा बोला जाता है और ऐसा
है कि उनकी जो 3 साल की बेटी थी उसको दीवार पर पटक कर मार दिया गया था। और जिस समय बिल्किस बानो जो कि गुजरात के रंधीकपुर विलेज में उस समय पर थी, वहाँ पर उनका जब रेप किया गया, गैंग रेप किया गया, तब वो 5 मंथ्स प्रेग्नेंट भी थी। और ये सब जो हुआ, ये गोधरा दंगों के कारण, जो गोधरा में दंगे हुए थे उन सब के बीच जो कॉन्सिक्वेंसेस थे, उन सब के आफ्टरमाथ में ये सब चीज़ वहाँ पर घटी थी। तो इस केस को सीबीआई ने प्रोब किया सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे। और 2008 में जो एक ट्रायल कोर्ट था मुंबई ने, उसने जो इसमें 11 एक्यूज थे उन सभी को आजीवन कारावास की, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई। ठीक है, और ये इसके खिलाफ फिर अपील की गई एंड दिस वाज अपहेल्ड बाय द बॉम्बे हाई कोर्ट इन मई 2017। मई 2017 में इनकी सजा को बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपहेल्ड किया कि जी नहीं, इन्हें जो सजा दी गई है वो एकदम सही है और इन्हें जो अपनी सजा है आजीवन कारावास की वही पूरी करनी होगी। नाउ इन अप्रैल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया गुजरात गवर्नमेंट को कि वो जो बिल्किस बानो है उन्हें कंपनसेशन के रूप में 50 लाख रुपीस दे, एक जॉब दे और उन्हें अकोमोडेशन दे। इन सब के बाद द स्टेट गवर्नमेंट लेटेस्ट मूव ऑफ रिलीजिंग द 11 कन्विक्ट्स इज फेसिंग वाइड स्प्रेड क्रिटिसिज्म। और इस सब के बाद अब जब इन 11 कन्विक्ट्स को छोड़ दिया गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसका चौतरफा विरोध हो रहा है। क्रिटिक्स बोले जा रहे हैं, क्रिटिक्स कह रहे हैं कि ये जो कन्विक्ट्स को रिलीज किया गया है ये गलत है, इट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द गुजरात गवर्नमेंट की जो लेटेस्ट 2014 पॉलिसी है उसके हिसाब से इनको जो छोड़ा गया है, इनकी जो सज़ा की कम की गई है वो बिल्कुल गलत है। बट ऐसा बोला जा रहा है कि इन्हें जो छोड़ा गया है वो ओल्ड 1992 पॉलिसी के अकॉर्डिंग इन लोगों को रिहा किया गया है। ठीक है, तो रेमिशन की 2 पॉलिसी गुजरात में थी, एक थी जो 1992 में थी बनी थी और दूसरी जो अपग्रेड करके 2014 में बनी। तो ऐसा बोला जा रहा है कि इन्हें जो रिलीज किया गया है, अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू 2014 रेमिशन पॉलिसी गुजरात गवर्नमेंट की, तो वो गलत है। बट अगर ये देखेंगे 1992 पॉलिसी के हिसाब से अगर इन्हें छोड़ा गया है तो उनको जो छोड़ने का मापदंड है वो सही है। अब यहाँ पे जो बोन ऑफ कंटेंशन मतलब यहाँ जो फसाद की जड़ है वो क्या है, गुजरात गवर्नमेंट की रेमिशन पॉलिसी के अंडर विच द कन्विक्ट्स हैव बीन ग्रांटेड रेमिशन एंड रिलीज। तो यहाँ जो मेन फसाद की जड़ है वो गुजरात गवर्नमेंट की रेमिशन पॉलिसी है, जिसके अंतर्गत इन आरोपियों को रिहा किया गया है, इनकी सजा माफ की गई है। तो हम आगे इसी रेमिशन पॉलिसी को समझेंगे। अब क्या क्या पॉइंट हम यहाँ पे कंसिडर करने वाले हैं। What does the गुजरात गवर्नमेंट्स ओल्ड रेमिशन पॉलिसी से एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द न्यू पॉलिसी। हम पढ़ने वाले कि क्या अकॉर्डिंग टू गुजरात की जो गवर्नमेंट की ओल्ड रेमिशन पॉलिसी थी वो क्या कहती है और वो नई पॉलिसी से कैसे डिफरेंट है, एंड वाई वर द कन्विक्ट्स इन दिस केस रिलीज्ड अंडर द ओल्ड पॉलिसी, और क्यों इन जो आरोपित थे इन लोगों को ओल्ड पॉलिसी के हिसाब से क्यों छोड़ा गया है, क्यों रिहा किया गया है। नाउ व्हाट डज द पॉलिसी से। तो ये पॉलिसी क्या कहती है, गुजरात हाई कोर्ट के जजमेंट के अनुसार गुजरात गवर्नमेंट का एक सर्कुलर इशू हुआ था 9 जुलाई 1992 को, 9 जुलाई 1992 को, जिसमें अर्ली रिलीज ऑफ लाइफ कन्विक्ट्स, जो आजीवन कारावास की जिन्हें सज़ा मिलती है उन्हें अर्ली रिलीज, जल्दी से उनको छोड़ने के लिए या उनकी सज़ा को कम करने के लिए ये आया था वहाँ पर सर्कुलर। और इसके अंदर ये नियम था कि जो कन्विक्ट है उसने कम से कम 14 साल का जो समय है वो जेल में काटा हो, और किस पीरियड के बाद, ऑन और आफ्टर 18 दिसंबर 1978, ऑन एंड आफ्टर 18 दिसंबर 1978 एंड हैड सर्व्ड आउट 14 ईयर्स ऑफ जेल टाइम। तो जो सर्कुलर गुजरात गवर्नमेंट का 9 जुलाई 1992 का है वो ये कहता है कि जो अगर कन्विक्ट्स को हमें पहले रिलीज करना है तो कम से कम मिनिमम उन्होंने 14 ईयर्स ऑफ जेल टाइम अपना सर्व किया हो। ठीक है, और ये जो लागू होता है ये कब से लागू होता है, 18 दिसंबर 1978 के बाद से। ठीक है, इन्हीं केसेस को जो सर्कुलर है वो इंटाइटल्ड करेगा टू बी कंसिडर्ड फॉर रेमिशन के लिए। तो ये दो गुजरात गवर्नमेंट का जो 1992 की रेमिशन पॉलिसी थी वो इन 2 चीज़ों पे थी कि 14 ईयर्स का आपने जो सेंटेंस है वो सर्व कर लिया हो और आपका जो कन्विक्शन हो, मतलब आपको जो सज़ा मिली हो वो जो 18 दिसंबर 1978 18 दिसंबर 1978 के बाद ही एप्लीकेबल रहेगा। और
ये सर्कुलर ने क्या ड्यूटी बनाई दी थी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स की, कि वो ये जो रिलीज ऑफ कन्विक्ट होता है इनकी प्रोसीडिंग्स को वो इनिशिएट करेंगे, वो देखेंगे कि किन लोगों ने इस पर्टिकुलर जो रेमिशन पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं उन्होंने अपना पर्टिकुलर जो सज़ा है 14 ईयर्स का जो टाइम है इम्प्रिजनमेंट में जो जेल में वो सर्व कर लिया है, एंड उनकी ये जो प्रोसेस होगी उन्हें रिलीज़ करने की, उसे इनिशिएट करने का जो एक ड्यूटी दी गई थी वो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स को दी गई थी। तो इट सेड डेट द, ये क्या कहता है कि आईजीपी जो थे उन्हें ये प्रोसेस जो थी लाइफ कन्विक्ट्स के लिए, जो आजीवन कारावास जिसे कहा जाता है, जिन्हें लाइफ कन्विक्ट्स रहते हैं, तो ये प्रोसेस कब उन्हें चालू करनी होगी, जब वो 13 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट पूरा कर ले, जब वो अपना 13 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट को पूरा कर ले, सो डेट जब तक उनके 14 साल पूरे हों तो ये प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाए और उसके बाद 14 साल की उनकी सज़ा कंप्लीट करने के बाद उन्हें रिलीज कर दिया जा सके। अब हाई कोर्ट ने क्या एक्सप्लेन किया, द हाई कोर्ट एक्सप्लेन द वेरी फैक्ट दैट द सर्कुलर प्रोवाइड्स दैट द प्रोसेस सेल स्टार्ट ऑन कंप्लीशन ऑफ 13 ईयर्स, द स्टेट डज नॉट वांट एनी कन्विक्ट टू कंटिन्यू इन जेल आफ्टर कंप्लीटिंग 14 ईयर्स इन द इवेंट द अथॉरिटी कम्स टू द कंक्लूजन दैट ही इज़ रिक्वायर्ड टू बी रिलीज। तो हाई कोर्ट ने ये एक्सप्लेन किया है कि जैसे ही 13 ईयर्स किसी भी उसके पूरे हो जाते हैं, उसको जो रिलीज़ करने की जो प्रोसेस है वो चालू हो जाती है, एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 14 ईयर्स जब वो प्रोसेस पूरी हो जाती है तो उसके बाद उसको रिलीज किया जा सकता है। 1992 पॉलिसी और क्या कहती है, डेट इन ऑर्डर टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रेमिशन द इंस्पेक्टर जनरल हैड टू गेट द ओपिनियन ऑफ द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर। तो 1992 की पॉलिसी ये भी कहती है कि अगर आपको किसी की रेमिशन की प्रोसेस को इनिशिएट करना है तो जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन है उन्हें ओपिनियन लेनी होगी, किस किस की, कंसर्न डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की, चेयरमैन ऑफ जेल की, एंड द एडवाइजरी बोर्ड कमिटी की। आफ्टर गेटिंग ऑल दीज ओपिनियंस ही हैड टू देन सबमिट द प्रपोजल टू द गवर्नमेंट। और इन सबकी ओपिनियन लेने के बाद तब उन्हें गवर्नमेंट को ये रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। तो यहाँ पर एक और जो मेन चीज़ है वो ये भी है कि ये जो समिति बनी थी, ये जो एक बोल रहा है कि ये जो इसके अंदर 11 मेंबर्स की एक कमेटी टाइप से बनी थी, 11 या 13 मेंबर्स की, उसके अंदर ज़्यादातर जो मेंबर्स थे वो बीजेपी के ही एमएलए थे, और उसके अंदर जो भी एक प्रोसेस फॉलो होना था वो प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया। तो इस चीज़ को लेके भी ज़्यादा विवाद हो रहा है, क्योंकि उसमें जो लोग थे उसमें ज़्यादातर बीजेपी के एमएलए थे, या उस टाइम पर जो गोधरा का ही जो एरिया था वहाँ पे जो मेंबर रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंसी के वो लोग थे, तो उन्हीं लोगों को इस कमेटी में भी मेंबर बनाया गया, तो उसको लेके भी बहुत विवाद हो रहा है। नाउ according to the policy, before granting remission to life convicts, the state government would take into consideration the report of the advisory board। तो किसी को भी लाइफ कन्विक्ट को रेमिशन देने से पहले स्टेट गवर्नमेंट को जो कमिटी की रिपोर्ट है, एडवाइजरी बोर्ड की रिपोर्ट है, उस पर कंसीडर करना होगा, और ये भी कि इंस्पेक्टर जनरल के थ्रू उनसे ये भी पूछना होगा कि कन्विक्ट्स का बिहेवियर जेल में कैसा था, इन 14 सालों में उनका जेल में व्यवहार कैसा रहा, क्या उन्होंने अच्छे से वहाँ पर रहकर अच्छा सौहार्द दिखाया, अच्छे से काम किया, कोई ऐसा काम तो नहीं किया कि जिससे वो बाहर आकर सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो। इन सब चीज़ों को भी कंसीडर किया जाता है। दिस सर्कुलर however was just a 2-page document and did not mention the factors and exceptions that have to be taken into consideration while considering the application of a convict for रेमिशन। और ऐसा बोला जाता है कि ये जो सर्कुलर दिया गया, ये जो रिपोर्ट प्रोवाइड करवाई गई, ये सिर्फ एक 2-पेज डॉक्यूमेंट था जिसके अंदर कोई मेंशन नहीं था, ना उन फैक्टर्स का, ना उन एक्सेप्शंस का जिनके ऊपर कंसिडरेशन किया गया, जिनको नज़र में रखा गया, या फिर जिनको लेकर ये डिसाइड किया गया कि हाँ ये जो पर्टिकुलर कन्विक्ट है ये एलिजिबल है रेमिशन के लिए। तो इन सब चीज़ों को लेके जो विवाद है वो छिड़ा हुआ है। ओवर द ईयर्स द सुप्रीम कोर्ट स्टेप्ड इन, और फिर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना दखल अंदाजी दी, पॉइंटिंग आउट द प्रोसीजरल चेक्स दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन लॉ टू चेक आर्बिट्री रेमिशंस। और उन्होंने ये पॉइंट आउट किया कि क्या प्रोसीजरल चेक्स हैं जिन्हें कि ऑलरेडी जो कि लॉ में एग्जिस्ट करते हैं, जिन्हें चेक किया जाना चाहिए बिफोर आर्बिट्री रेमिशन किसी को भी प्रोवाइड करवाने के पहले। नाउ 2012 में एक लैंडमार्क जजमेंट पास हुआ, और उसके अंदर क्या किया गया, इट हैड असर्टेड दैट रेमिशंस कैन नॉट बी सो मोटू बाय द स्टेट, कि जो रेमिशन है वो सिर्फ एक सो मोटो मतलब सिर्फ एक स्टेट की ही उस पर वो नहीं रहेगी कि सिर्फ स्टेट चाहे तो ही वो रेमिशन प्रोवाइड कर सकती है या फिर असर्शन प्रोवाइड कर सकती है रेमिशन के लिए, एंड दे नीड टू बी इनिशिएटेड बाय द कन्विक्ट हिमसेल्फ और बाय समवन ऑन हिज बिहाफ।
तो ये सिर्फ स्टेट के लिए नहीं रहा। तो 2012 का जो जजमेंट आया था उसके अंदर ये किया गया कि 1992 की जो पॉलिसी थी उसके अंदर सिर्फ ऐसा था कि स्टेट जिसको चाहे, ये एक स्टेट के मतलब सिर्फ स्टेट के अंडर में ये चीज़ आती थी, स्टेट की अथॉरिटी में ये चीज़ आती थी कि वो किन लोगों को रेमिशन प्रोवाइड करवाना चाहते हैं। बट जब 2012 में लैंडमार्क जजमेंट आया तो उसमें कहा गया कि ऐसा नहीं है, जो कन्विक्ट है वो खुद या उसके बिहाफ पे कोई और भी उनके जो रेमिशन की प्रोसेस है उसे इनिशिएट कर सकता है। इट ऑल्सो क्लेरिफाइड दैट द प्रिजनर हैज नो indefeasible right to release on completion of either 14 years or 20 years imprisonment। ठीक है, और the court asserted that a convict undergoing life imprisonment is expected to remain in custody till the end of his life subject to any remission granted by the appropriate गवर्नमेंट। और इसने ये भी एक क्लेरिफाई किया था कि किसी भी एक प्रिजनर का ये कोई इनडिफिजिबल राइट नहीं है कि उसे रिलीज कर ही दिया जाए उसके 14 ईयर्स या 20 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट पूरा होने पर। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जितने भी कोई भी ऐसा कैदी, मानिए जिसे कि 14 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट बहुत सारों ने पूरा कर लिया, तो नॉट एवरीवन इज एलिजिबल फॉर द रेमिजन। हर कोई एलिजिबल नहीं रहेगा रेमिजन के लिए। The Gujarat government's 1992 policy needed to be changed to incorporate the Supreme Court's guidelines and clarification। तो ये जो 1992 की जो गुजरात गवर्नमेंट की पॉलिसी थी उसे चेंज किया जाना था ताकि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस और क्लेरिफिकेशन थे उन्हें भी उसमें इंक्लूड किया जा सके। तो जो न्यू पॉलिसी इश्यूड हुई थी वो हुई थी 23 जनवरी 2014 को। न्यू पॉलिसी इशूड हुई थी 23 जनवरी 2014 को, और इनफैक्ट इट मेंशंस द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। ठीक है, द लेटेस्ट पॉलिसी ऑल्सो एक्सप्रेसली बार्स द गवर्नमेंट फ्रॉम ग्रांटिंग रेमिशन और प्रीमेच्योर रिलीज। तो ये गवर्नमेंट को पूरी तरीके से न्यू पॉलिसी जो थी वो बार करती थी फ्रॉम ग्रांटिंग रेमिशन, के किसी को भी ये रेमिशन प्रोवाइड करे या फिर किसी को प्रीमेच्योर रिलीज करे किसी भी प्रिजनर को। ठीक है, जिसका इन्वेस्टिगेशन किसने किया हो, सीबीआई ने। तो अब देखिए किसके ऊपर बात आ रही है, अभी जो लड़ाई चल रही है वो इस बात पे चल रही है क्योंकि देखिए कन्विक्ट्स को रिलीज किया है गवर्नमेंट ने। अब जो 23 जनवरी 2014 को जो न्यू पॉलिसी आई है वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि ये गवर्नमेंट को पूरी तरीके से बार करती है रेमिशन देने से या किसी के भी सजा को प्रीमेच्योरली रिलीज करने से किसी प्रिजनर्स को जिनके ऊपर जो क्राइम है उसे या तो सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट किया हो या फिर जो प्रिजनर हो वो किस चीज़ का कन्विक्ट हो, मर्डर का विथ रेप और गैंग रेप। तो इस चीज़ को लेकर जो चल रहा है मेन यहाँ पर इस चीज़ को लेकर चल रहा है बवाल कि भैया 2014 की पॉलिसी जब कहती है कि गवर्नमेंट अपनी कंसेंट पे किसी को भी रिलीज़ नहीं कर सकती है या किसी की सज़ा माफ़ नहीं कर सकती ऐसे लोगों की जिनका केस या तो सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट किया हो और वो जो प्रिजनर्स हो वो मर्डर, रेप या गैंग रेप के केस में। और सेम यहाँ पर हो रहा है कि भाई जो कन्विक्ट है वो गैंग रेप के केस में इन्वॉल्व थे और सीबीआई ने उसकी जांच की थी, तो कहीं ना कहीं ये पॉलिसी गलत साबित हो रही है। देयरफॉर इफ द एप्लीकेशन ऑफ द कन्विक्ट्स इन द बिल्किस बानो केस वाज कंसीडर्ड अंडर द न्यू पॉलिसी, द स्टेट गवर्नमेंट वुड हैव बीन बार्ड बाय इट्स ओन पॉलिसी फ्रॉम रिलीजिंग देम। तो अगर जो बिल्किस बानो के केस में जो कन्विक्ट्स को छोड़ा गया है, अगर गवर्नमेंट ने न्यू पॉलिसी को फॉलो किया है तो स्टेट गवर्नमेंट खुद ही अपनी जो पॉलिसी है उसमें वो बंधी हुई है और वो ऐसा नहीं कर सकती है। नाउ वाई वॉज द ओल्ड पॉलिसी कंसिडर्ड। अब गवर्नमेंट कह रही है कि भैया हमने जो रिलीज किया है हमने इनको 1992 की पॉलिसी के हिसाब से रिलीज किया है। अब ऐसा क्यों, देखिए इस केस में कन्विक्ट हैं राधेश्याम भगवान दास शाह, जिनको लाला वकील के भी नाम से जाना जाता है। तो इस साल मार्च में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और उन्होंने ये कहा कि उनकी जो एक एप्लीकेशन है वो गुजरात गवर्नमेंट की तरफ मतलब पहुंचाई जाए ताकि उनका प्री मेच्योर रिलीज हो चुके। ठीक है, प्री मेच्योर रिलीज वो वहाँ से हो सके। उन्होंने पॉइंट आउट किया कि इसी साल की 1 अप्रैल को जो कन्विक्ट्स हैं उन्होंने ऑलरेडी 15 ईयर्स एंड 4 मंथ्स जेल में कंप्लीट कर लिए। मतलब अगर हम 1992 वाले के हिसाब से देखें तो उन्होंने अपनी जो 14 साल की सज़ा है वो पूरी कर ली है। अब इसके रिस्पॉन्स में गुजरात गवर्नमेंट ने क्या कहा, जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की तब गुजरात गवर्नमेंट ने कहा, गुजरात गवर्नमेंट ने उनको बताया कि जो ट्रायल था ये कंडक्ट हुआ था महाराष्ट्र में, तो ये जो एप्लीकेशन इन्होंने दी है प्री मेच्योर रिलीज के लिए ये भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के सामने इन्हें फाइल करनी चाहिए। इससे गुजरात की गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। बट एक जो जजमेंट इस साल 13 मई को दिया सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने, जिसमें जस्टिस अजय रस्तोगी और विक्रम नाथ थे, उन लोगों ने कहा कि क्योंकि ये जो क्राइम हुआ है, ये जो जुर्म हुआ है,
ये गुजरात में हुआ है, जो जो ट्रायल है इसे भी गुजरात में ही होना था। सो ये गुजरात गवर्नमेंट है जिन्हें कंसिडर करना है कन्विक्ट की एप्लीकेशन को। तो यहाँ पर ये चीज़ हुई, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, जो ट्रायल था उसे 2004 में गुजरात से मुंबई ट्रांसफ़र कर दिया गया था, जब बिल्किस बानो ने एक एप्लीकेशन फाइल की थी कि उन्हें और उनके परिवार को धमकाया जा रहा है, हैरेस किया जा रहा है, डराया जा रहा है। तो उस समय पर जो केस था उसे गुजरात से मुंबई ट्रांसफ़र कर दिया गया था ताकि उसमें निष्पक्ष रूप से जांच हो सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज़ क्या एक्सप्लेन की यहाँ पर, द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो एक्सप्लेन दैट देयर एप्लीकेशन वुड बी कंसिडर्ड अंडर द स्टेट गवर्नमेंट 1992 पॉलिसी फॉर स्टेट रेमिशन एंड प्री मैच्योर रिलीज ऑफ प्रिजनर्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्सप्लेन किया कि उनकी जो एप्लीकेशन कंसिडर की गई है वो 1992 की स्टेट गवर्नमेंट की जो रेमिशन पॉलिसी है उसके हिसाब से कंसिडर की गई है। और उसने ये भी कहा कि दिस वॉज बिकॉज प्री मैच्योर रिलीज नीड्स टू बी कंसिडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द पॉलिसी प्रिवेलेंट ऑन द डेट ऑफ द कन्विक्शन, कि जब सजा सुनाई गई थी उस समय पर कौन सी जो आपकी पॉलिसी थी वो प्रिवेल्ड थी या वो उस समय पर ऑपरेशनल थी, उसके हिसाब से ही ये रेमिशन की पॉलिसी वर्क करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि क्योंकि जो प्री मैच्योर रिलीज है उसको किस बेसिस पे कंसीडर किया जाना चाहिए, डेट ऑफ कन्विक्शन, की जब सजा सुनाई गई, जब उन्हें कन्विक्ट किया गया उस समय पर किस पॉलिसी के अंतर्गत उन लोगों को, मतलब वो लोग किस पॉलिसी के अंतर्गत आते थे। तो क्योंकि 2008 में इन लोगों को सजा सुनाई गई थी तो उन लोगों का जो कन्विक्शन आता है वो रेमिशन पॉलिसी नई वाली 2014 में आई है, और जो पहले वाली पॉलिसी थी वो कौन सी थी, 1992। मीन्स जब उनको सजा हुई तब 1992 की रेमिशन पॉलिसी ही एप्लीकेबल थी, लागू थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ कही है कि क्योंकि उनके कन्विक्शन के टाइम 1992 की पॉलिसी जो थी वो इफेक्ट में थी, तो उसके अनुसार ही उनकी रेमिशन पॉलिसी भी वर्क करेगी। It then directed the Gujarat government to consider Shah's application for premature release within a period of 2 months according to the applicable remission policy। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया कि जो शाह की एप्लीकेशन है प्री मैच्योर रिलीज की उसको 2 महीने के अंदर आगे बढ़ाया जाए। नाउ व्हाट डज द लॉ ऑन रेमिशन से, क्या कहता है लॉ ऑन रेमिशन? तो सेक्शन 433 जो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स में ये अलाउज करता है गवर्नमेंट को कि वो किसी को भी जिसे आजीवन कारावास हुआ हो या जिसने 14 साल का अपना इम्प्रिजनमेंट जो है पूरा कर लिया हो, उन लोगों को वो रेमिशन, मतलब उनकी जो सजा है उसे कम कर सकती है और रेमिशन पॉलिसी के अंतर्गत उन्हें छोड़ा जा सकता है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स इट ग्रांट्स द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट पावर टू रिड्यूस अ पर्सन सेंटेंस। और अगर हम ऐसा कहें कि सेक्शन 433 जो है वो पावर देता है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को कि किसी भी पर्सन की जो सजा है उसे वो रिड्यूस कर सकें। नाउ सेक्शन 433 ए क्या कहता है? सेक्शन 433 ए जो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स का, वो कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाता है पावर ऑफ रेमिशन पे। क्या रेस्ट्रिक्शंस लगाता है? इट सेज दैट वेयर अ पर्सन has been given a life sentence for a crime for which the law also allows death penalty as a possible punishment, then such a person shall not be released from the prison unless he has served at least 14 years in jail। तो ये कहता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को आजीवन कारावास लाइफ सेंटेंस की सजा सुनाई गई है ऐसे क्राइम के लिए जिसके लिए लॉ जो है उसे डेथ पेनल्टी भी दे सकता था एज अ पॉसिबल पनिशमेंट, दी नहीं हो बट डेथ पेनल्टी भी पॉसिबल हो अगर उस पनिशमेंट के लिए, उस पर्टिकुलर क्राइम के लिए, तो उस पर्सन को जेल से रिलीज नहीं किया जाना चाहिए जबकि 14 साल का इम्प्रिजनमेंट चाहे पूरा हो चुका हो। तो स्टेट गवर्नमेंट सेटअप सेंटेंस रिव्यू बोर्ड्स टू एक्सरसाइज द पावर्स अंडर सेक्शन 432 ऑफ द CRPC। तो स्टेट गवर्नमेंट ने एक सेंटेंस रिव्यू बोर्ड भी बनाया ताकि जो पावर है उन्हें एक्सरसाइज किया जा सके अंडर सेक्शन 432। अब ये जो पावर है ग्रांटिंग रेमिशन की, ये डिफरेंट होती है फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स की। जो रेमिशन की पावर से जो प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास होती है रेमिशन की पावर, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, ये उनसे अलग होती है। तो आर्टिकल 72 जो है कॉन्स्टिट्यूशन में वो प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है कि वो किसी की सज़ा को कम कर सकें या किसी की सज़ा को ख़त्म कर सकें, और 161 जो है वो गवर्नर को ये पावर देता है ताकि वो
किसी को भी क्षमा याचना प्रदान कर सके। द सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सप्लेन डेट व्हेन एन एक्शन इज टेकन अंडर सेक्शन 433 ऑफ द सीआरपीसी द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द गवर्नर इज नॉट नीडेड। तो सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि जब भी कोई एक्शन अगर सेक्शन अंडर 433 जो सेक्शन है उसके अंडर में अगर कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो प्रेसिडेंट और गवर्नर का अप्रूवल नीडेड नहीं है, जबकि अगर आर्टिकल 72 और 161 के अंडर में प्रेसिडेंट और गवर्नर का जो सैंक्शन होता है वो नेसेसरी होता है, इवन दो द टू आर बाउंड बाय द एडवाइस टेंडर्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और इन दोनों में भी उनको जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहती है, उनकी जो सलाह रहती है, उसे मानना होता है। अब इन अ जजमेंट पास इन 2000, तो 2000 में एक जजमेंट पास किया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रेमिशन से पहले कौन से ऐसे 5 ग्राउंड्स होंगे जो चेक करना होंगे। अब ऐसे किसी को भी रेमिशन तो मिल नहीं सकता। तो फर्स्ट था वेदर द ऑफेंस इज एन इंडिविजुअल एक्ट ऑफ क्राइम दैट डज नॉट अफेक्ट द सोसाइटी, कि क्या जो क्राइम था वो एक इंडिविजुअल एक्ट ऑफ क्राइम था जो कि सोसाइटी को इफेक्ट नहीं करता है, सोसाइटी के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को लेके तो जो मेन बवाल है, जो मेन विरोध है वो हो रहा है कि क्या अगर किसी भी रेप कन्विक्ट को इस तरीके से छोड़ दिया जाए तो कहीं ना कहीं ये किसी व्यक्ति के अंदर एक इनसिक्योरिटी, एक रेप कन्विक्ट के अंदर, या फिर सोसाइटी को एक ऐसा मैसेज नहीं देगा कि अगर कोई इंसान ये गलत काम करता भी है तो उसे बाद में छोड़ा जा सकता है। तो क्या ये डिसीजन जो है ये सोसाइटी को इफेक्ट नहीं करेगा। सेकंड, वेदर देयर इज अ चांस ऑफ द क्राइम बीइंग रिपीटेड इन फ्यूचर। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये भी देखना होगा कि क्या आगे ऐसे तो कोई चांस नहीं है कि क्राइम रिपीट नहीं होगा फ्यूचर में। थर्ड, वेदर द कन्विक्ट हैज लॉस्ट द पोटेंशियलिटी टू कमिट क्राइम। क्या जो कन्विक्ट है, क्या जो आरोपी है, वो अपनी पोटेंशियलिटी, उसकी जो शक्ति है, उसके अंदर जो ताकत है, या फिर उसका जो शरीर है, या फिर अब वो उस हालत में नहीं है कि वो आगे और कोई क्राइम को कमिट कर सके। वेदर एनी पर्पज इज बीइंग सर्व्ड इन कीपिंग द कन्विक्ट इन प्रिजन। क्या जो पर्पस था, क्या जो सज़ा दी गई थी उसे, क्या वो उस पर्पस को सर्व कर चुका है। क्या 14 साल की जो सज़ा है उसके अंदर उसको जो जिस चीज़ के लिए उसे सज़ा दी गई थी उसने उसे पूरी तरीके से जस्टिफाई किया है। क्या उसने जो गलत काम किया था उसकी सज़ा वो पूरी तरीके से भुगत चुका है। एंड द लास्ट वन इज़ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द कन्विक्ट्स फैमिली। ये भी देखा जाता है कि जिसे आप रिलीज़ कर रहे हैं उसकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, उसके परिवार की सामाजिक हालत, आर्थिक हालात वो कैसे हैं, क्या वो उनकी परिवार में कमाने वाला एकमात्र इंसान है, क्या वही है जो आगे जाके उस परिवार का एक सहारा बन सकता। तो इन सब चीज़ों को कंसिडर करना होगा जब आप रेमिशन को देखेंगे। तो ये जो सारा कुछ था ये हमने जो लिया है, इसका जो सोर्स है वो द प्रिंट का आर्टिकल है। तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप ऐसे ही चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।